काला लहंगा और परी का घमंड। एक कुंड नाम का शहर था जिसमें एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिसके अंदर विशाखा नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला और पिता राजेश के साथ रहती थी। विशाखा अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी। वो खिड़की से देखती है कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये सब देख विशाखा अपनी माँ कमला से कहती है, माँ बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मुझे तो ठंड लग रही है। क्यों ना हम कमरे में हीटर लगा ले ताकि ठंड लगे तो मैं हीटर के साथ में ही सो जाऊं। ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि तुम हीटर से थोड़ी दूरी पर रहना। ठीक है ना माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और हीटर से थोड़ा दूर ही रहूंगी। ठीक है, चल जा और जाकर सो जा। विशाखा हीटर जलाकर वहाँ पर सोने लगती है। वो चादर ओढ़ लेती है और कहती है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। अब मैं सो जाती हूँ। विशाखा को बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी विशाखा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने एक परी खड़ी है, जिसने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी हुई थी और जिसके हाथ में जादुई छड़ी भी थी। विशाखा कमरे में चारों तरफ देखती है, कमरे में कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक परी खड़ी हो जाती है और विशाखा के पास परी आती है और उससे कहती है, विशाखा, मैं एक परी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ? केवल तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, ये हमारी रानी परी ने कहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम हमारी रानी परी से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगी। तुम मेरे साथ चलो। परी विशाखा का हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास ले जाती है। अरे, ये तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं गिर जाऊंगी। डरो मत विशाखा, ये हमारे परीलोक जाने का रास्ता है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और आगे बढ़ो। विशाखा जैसे ही परी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती है, परी विशाखा को अपने साथ खिड़की से बाहर उड़ाकर परीलोक ले जाती है। विशाखा परीलोक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में आ गई है, जहां सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। पेड़ पौधे, फूल, नदी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वो परी विशाखा को अपने साथ परीलोक में रानी परी के महल में ले जाती है। तभी वहां पर रानी परी आती है और कहती है, आओ विशाखा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विशाखा रानी परी को प्रणाम करती है। आओ विशाखा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रानी परी विशाखा को अपने कमरे में ले जाती है और वो विशाखा को वहाँ पर रखे हुए परी तारे को उठाने के लिए कहती है। विशाखा आगे बढ़कर जैसे ही परी तारे को उठाती है, वो परी तारा एकदम से चमकने लगता है। ये देखकर सभी परियां देखती रह जाती है और रानी परी भी ये सब देखकर चौंक जाती है। तब रानी परी कहती है, विशाखा, तुम वही लड़की हो जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं और अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। इसके बाद विशाखा वापस परी तारे को उसकी जगह पर रख देती है और कहती है, कैसा कर्तव्य रानी परी? विशाखा, तुम जानती हो, इस परीलोक में केवल अब कुछ ही परियां बची है जो जिंदा है। पहले हमें इस तरह यहाँ पर छुपकर नहीं रहना पड़ता था। पहले हम सभी परियां खुशी से चारों तरफ घूमा करती थी और सबकी मदद करती थी और जिंदगी का मजा लेती थी। पर एक दिन परीलोक में एक उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें काली परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। काली परी को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और वो अपनी शक्ति से सभी परियों को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। आज से परीलोक और इस दुनिया की रानी मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जान से मार दूंगी और उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगी। काली परी अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों को पत्थर में बदल देती है और वो अपने उस काले लहंगे के साथ बहुत घमंड करने लगती है। काली परी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। पर अब तुम आ गई हो, केवल तुम ही काली परी और उसके काले लहंगे को खत्म कर सकती हो, जिससे सभी बुराई की शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं सब समझ गई हूँ रानी परी,
पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं काली परी का सामना कैसे करूंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस परी तारे की मदद से तुम काली परी से लड़ सकती हो। इस परी तारे के अंदर ढेर सारी शक्तियां हैं। अगर काली परी से लड़ना इतना आसान है तो फिर आपने अभी तक काली परी का सामना क्यों नहीं किया? इसके पीछे की वजह यह है कि केवल कोई इंसान ही काले लहंगे की काली शक्तियों को खत्म कर सकता है। जब तक वो काला लहंगा जिंदा रहेगा, काली परी को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ, पर मैं काली परी के सामने कैसे जाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही मैंने काली परी तक ये संदेशा पहुँचा दिया है, इसलिए आती ही होगी। मैंने काली परी को युद्ध में ललकारा है। मैं तैयार हूँ रानी परी। इसके बाद सभी लोग काली परी के आने का इंतजार करते हैं और थोड़ी ही देर में काली परी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, कहाँ है वो लड़की जो यहाँ मेरा सामना करने आई है? जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। काली परी की आवाज सुनकर विशाखा काली परी के सामने पहुंच जाती है और वह जरा भी देरी ना करते हुए काली परी के ऊपर आग के गोले की बारिश करती है। परंतु जहां जहां आग का गोला जा रहा था, काली परी वहां से गायब होती जा रही थी और हंस रही थी। और फिर काली परी विशाखा की तरफ आग का गोला फेंकती है, परंतु पीछे से रानी परी विशाखा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे काली परी का हर वार उस पर लगते ही नष्ट हो जाता है। विशाखा, तुम्हें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ये सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। विशाखा को काले लहंगे को खत्म करना था, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर काली परी को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसके लहंगे में आग लगा देती है। लहंगे में आग लगते ही लहंगा खत्म हो जाता है। लहंगे के खत्म होते ही काली परी भी खत्म हो जाती है और इसके बाद सभी पत्थर की बनी परियां वापस अपने असली रूप में आ जाती है और उसके बाद सभी विशाखा को धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा, तुमने हमें आज़ाद कराया और उस काली शक्तियों के लहंगे को खत्म कर दिया। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। ये सब तो ठीक है, पर अब मुझे मेरे घर जाना होगा। घर पर मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है विशाखा, तुम हमारी दुनिया में हो। तुम्हारे घर पर अभी भी रात ही हो रही होगी और तुम्हारे माता पिता अभी सो रहे होंगे। इसके बाद विशाखा परीलोक से वापस अपने घर वापस आ जाती है। रानी परी विशाखा को उपहार देते हुए कहती है, ये लो विशाखा, ये परियों की जादुई छड़ी है। तुम्हारा जब भी हमसे मिलने का मन करे तुम हमसे मिलने आ सकती हो। धन्यवाद परी जी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये सुंदर सवारी कराई, और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। ठीक है, अभी तुम सो जाओ, अभी रात बाकी है। कल सुबह उठकर तुम्हें स्कूल भी जाना है। इसके बाद विशाखा परी को धन्यवाद करती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद जब सुबह विशाखा उठती है तो वो सोचती है कि आखिर वो सच था या सपना। तभी विशाखा को रानी परी की दी हुई छड़ी दिखाई देती है और वो अपनी छड़ी देखकर खुशी से सब समझ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव में सीता नाम की लड़की अपने पिता सचिन और अपनी सौतेली माँ सीमा के साथ रहती थी। सीमा की कोई भी औलाद नहीं थी और वो सीता के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया करती थी। सचिन विदेश की कंपनियों के साथ काम किया करता था, जिसके कारण काम के सिलसिले से सचिन ज्यादातर घर से बाहर रहता था और इसी कारण सचिन ने दूसरी शादी सीमा के साथ करी, क्योंकि 4 साल पहले सीता की मां संजना की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सीता के पिता सचिन अपनी बेटी सीता के पालन पोषण के लिए दूसरी औरत से शादी करता है, जिसकी खुद की कोई संतान नहीं होती। सचिन ने बहुत सोच समझ के पूरे 4 साल बाद सीता की परवरिश के लिए सीमा से शादी करी, ताकि वो अपनी बेटी सीता को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके। परंतु सीता की सौतेली माँ के आ जाने के बाद सब कुछ उल्टा होने लगता है। जैसा कि सचिन ने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा होता है।
सचिन अपनी बेटी को हमेशा से पढ़ाई लिखाई की चीजें, वेस्टर्न कपड़े, कैंडीज, मफिंग्स आदि लाकर दिया करता था ताकि उसे बाहर के बच्चों के साथ कम और पढ़ाई में ज्यादा मन लगे। और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ती सीता को देख सीमा मन ही मन बहुत चढ़ा करती थी। सचिन के बाहर जाते ही सीमा सीता की सारी बुक्स, महंगे वेस्टर्न कपड़े, कैंडी, मफिंग्स आदि सीता से छीन लिया करती थी क्योंकि सीमा एक बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। सीता की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, सीता को इतने सारे कामों में लगा दिया करती थी कि उसे चैन की सांस भी नहीं नसीब हो पाती थी। ऐसी ही एक दिन सीता बहुत गहरी सोच में डूबी सोफे पर बैठी होती है और खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ सीमा आती है और कहती है, क्यों रे महारानी, अभी तक तूने सिर्फ घर का काम निपटा पाया है और यहाँ मजे से बैठकर खाना खाने में लगी है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि पहले अपनी माँ को खिला दूं फिर मैं खुद खाऊं? नहीं माँ, मैंने घर के सभी काम निपटाने के बाद ही खाना खाना शुरू करा है और आपका खाना रसोई में रखा है। जब आपको भूख लगे आप तब खा लेना। माँ, मैं सुबह से खाली पेट काम कर रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया। सीमा को सीता का ऐसे आराम से बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगा और वो सीता को गुस्से से कहती है, अगर तूने अपना खाना खा लिया हो तो यहाँ से उठ और जा, घर में रखे खाली बर्तनों को अपने साथ ले जा और नदी से पानी भर ला। ठीक है माँ, अगर घर में पानी खत्म हो गया है तो मैं जंगल जाकर नदी के पास से पानी भर लाती हूँ। इतना कहकर सीता बर्तन उठाकर जंगल से पानी भरने जाती है। सीता जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर वो नदी के किनारे पहुंच जाती है कि तभी सीता की नजर एक पेड़ पर जाती है जहां पर लाल लाल गोल मटोल अनार लगे होते हैं, जिन्हें देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो अनार इतने ऊपर थे कि सीता उन्हें तोड़ नहीं पाती और बहुत कोशिश करने के बाद भी सीता के हाथ एक भी अनार नहीं आता और वो निराश होकर नदी से पानी भरकर अपने घर चली जाती है। सीता को घर पर देर से आने की वजह से उसकी माँ सीमा को बहुत गुस्सा आता है और उसे फिर से सुनाती है, आ गई अपने बाप की पागल संतान, मैंने तुझे नदी से पानी लाने को कहा था, वहाँ बैठकर पानी बनाने को नहीं कहा था, और तू इतनी देर से क्यों आई है? मुझे लगता है तू वहाँ मौज मस्ती मार कर आई है, तभी तेरे को आने में देरी हो गई ना, और इसलिए आज की तेरी सजा ये है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और अब तू अंदर जा और मेरे लिए स्वादिष्ट सा खाना बना, और अगर तुझे मैंने सुबह की तरह खाना खाते हुए देखा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? अपनी माँ की इतनी खरी खोटी बातें सुन सीता रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सीता को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उसकी माँ सीमा उससे खाने के लिए भी नहीं पूछती और खुद अकेले ही पूरा खाना खा लेती है और उसे बर्तन धोने का काम भी दे देती है। और ऐसे ही भूखे पेट खड़ी सीता चुपचाप बैठकर बर्तन धो देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भूखे पेट सो जाती है। सीता सुबह उठकर रोजाना की तरह घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करते ही सीता खाना खाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और तभी वो अचानक से डर जाती है। इधर उधर क्या देख रही है चोरों की तरह? तूने कल की तरह फिर से चोरी छुपके खाना खा लिया क्या? और मुझसे पूछा था कि नहीं? और अब तेरी सजा आज की ये है कि आज तू मेरे लिए जंगल से ताजे फल लेकर आएगी और कल की तरह तुझे देरी नहीं होनी चाहिए। कल तो मैंने सिर्फ तुझसे पानी मंगाया था, लेकिन आज तू मुझे ताजे ताजे फल लाकर खिला बिना किसी देरी के साथ। टोकरी उठा और जंगल की तरफ चली जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता खाना बीच में ही छोड़कर टोकरी लेकर जंगल से फल तोड़ने चली जाती है। सीता जंगल जाकर देखती है कि रास्ते में सेब और केले भी लगे होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर सीता घबरा जाती है। सीता ऊपर देखकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक गुलाबी परी आती है और कहती है, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं एक गुलाबी परी हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ।
चलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकाल दूंगी। सीता अपनी सारी परेशानी और अपने साथ हो रहे टॉर्चर को गुलाबी परी को बताती है और ये सारी बातें सुन गुलाबी परी को बहुत बुरा लगता है। तभी गुलाबी परी अपने जादू से पेड़ पर लगे सेब, केले और अनार तोड़कर सीता की टोकरी में रख देती है और इतने सारे फल फ्रूट अपनी टोकरी में एक साथ देखकर सीता बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करती है और अपनी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सीता को इतने सारे फल लाता देख सीमा बहुत खुश होती है और उन फलों को एक साथ देखकर सीमा बहुत लालच की निगाहों से देखती है और वो सारे केले, सेब, अनार एक साथ उठाकर गांव के चौराहे पर चली जाती है जहां पर बाजार लगता है और वहां उन्हें बेच देती है, जिससे सीमा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सीमा और भी लालच में आ जाती है। सीमा घर आकर सीता को अगली सुबह जंगल फिर से इतने सारे फल फ्रूट लाने के लिए भेजती है। ऐसे ही गुलाबी परी की सहायता से सीता रोज टोकरी भर के फल फ्रूट ले आया करती और ऐसे ही रोज सीमा उन फलों को बेचकर खूब पैसा कमाती। ऐसे ही सीमा रोज बिना सोचे समझे कि सीता रोज इतना बोझ कैसे उठाकर लेकर आती है, उसे रोजाना ऐसे ही भेज दिया करती। एक दिन सीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ शायद आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं जंगल नहीं जा सकती और ना ही मैं फल तोड़कर लेकर आ पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तेरी असली माँ नहीं बल्कि तेरी सौतेली माँ हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं जानती हूँ कि तू एक आलसी लड़की है, इसलिए तू तबीयत खराब होने के बहाने बना रही है। चल उठ और टोकरी उठा और भरी हुई टोकरी वापस लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। इतना कहकर सीमा सीता के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है और सीता को धक्के मारकर टोकरी पकड़ाकर जंगल से फल फ्रूट लाने को कहती है और जोर का थप्पड़ खाने के बाद सीता रोती हुई जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बंद होती है और वो एक कार के सामने आ जाती है और सीता को चोट लग जाती है कि तभी रास्ते से गुलाबी परी गुजर रही होती है और वो सीता को घायल देख वहां से उठाकर आम के पेड़ों के नीचे ले जाती है और उसे ठीक करती है। थोड़ी देर में सीता को होश आने के बाद सीता अपनी सारी आपबीती गुलाबी परी को बताती है और ये दर्दनाक बातें सुनकर गुलाबी परी सीता की सहायता करती है और वो गुलाबी परी सीता को जादुई आम का घर देती है और कहती है, ये लो सीता, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें ये जादुई आम का घर देना चाहती हूँ। ये जादुई आम का घर तुम्हारी बहुत सहायता करेगा और इस जादुई आम के घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो चाहो, तुम जो खाना चाहो, तुम जो पहनना चाहो, तुम जो भी करना चाहो, तुम्हारी हर इच्छा ये पूरी करेगा। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज चाहिए हो तो तुम इससे अपने विश बोल देना, ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। सीता गुलाबी परी के दिए हुए जादुई आम के घर में जाती है और सीता जैसे ही उस जादुई आम के घर में जाती है तभी अचानक सीता का रंग रूप बदल जाता है और कार से लगी हुई चोट भी ठीक हो जाती है और अपने आप को इतना सुंदर और अद्भुत देख सीता बहुत खुश होती है। आम के जादुई घर में सीता देखती है कि जैसे उसके पिताजी उसके लिए वेस्टर्न कपड़े लाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़े उस घर में रखे हुए होते हैं। बहुत सी डिफरेंट कंपनी के मेकअप किट देखती है और ये सब देख सीता बहुत खुश होती है। अब सीता बहुत खुश रहने लगती है और इसी तरह सीता जादुई आम के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी में। बाय बाय। तब तक के लिए अपना